Okay, so in this video we are gonna see the key features of the constitution. This is the third part of the video जो कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन पे बनी है. दो पार्ट की वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी है. सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट. सो इसमें की फीचर्स में क्या क्या आ जाता है पहले हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं. वी हैव फेडरल सिस्टम. ठीक है, इनको एक्सप्लेन मैं बाद में भी करूँगा. फेडरल सिस्टम है. वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट आता है वी हैव फंडामेंटल राइट्स. ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं. देन वेट अ मिनट. ओके वेट. या सो फंडामेंटल राइट्स. देन वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. These are the directive principles of state policy. Okay, then we have fundamental duties. इन सब के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू इन ब्रीफ कि क्या क्या ये पावर्स है. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फेडरल सिस्टम है. नाउ लेट्स डू दीज थिंग्स इन डिटेल. सो the first one is federal system. Under the federal system, a country is formed of the union of several states which have a certain degree of independence in conducting their own affairs. ये क्या कह रहा है बेसिकली? हर कंट्री में जो कि एक फेडरल सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगे, उनको इकट्ठा करके उनका यूनियन करके वी आर गोना मेक अ नेशन, एक कंट्री बना देंगे. तो डिफरेंट स्टेट्स को इकट्ठा करके एक कंट्री बना देते हैं जिसमें कि उन स्टेट्स के पास भी थोड़ी पावर दी जाती है कि वो अपने अफेयर्स या फिर अपनी चीज़ों को खुद भी कंट्रोल कर पाएँ. बट हाउएवर द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको दी जाती है? वो दी जाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को. किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट्स होता है. ठीक है, यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट्स होता है और उसमें भी स्टेट्स के पास सर्टेन पावर्स होती है. क्या? स्टेट्स के पास सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब यही है, स्टेट्स के पास सर्टेन पावर होती है और पर जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. नेक्स्ट क्या है इसमें देख लेते हैं. ओके, नेक्स्ट है द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट दिस सिस्टम वुड सूट आवर कंट्री because our country has so many communities each with its own aspiration and needs. जो हमारा फेडरल सिस्टम चलता है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया गया था कि फेडरल सिस्टम लेके आए. और वो क्यों लेके आए? क्योंकि हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं कंट्री में. ठीक है, अब डिफरेंट स्टेट्स हैं तो डिफरेंट एस्पिरेशंस होगी, मतलब डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होगी या डिफरेंट नीड्स होंगी. ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन की डिफरेंट नीड्स होगी. तो उस वजह से हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम लेके आए हैं. ठीक है, फेडरल सिस्टम का मतलब यही है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में. अब उन स्टेट्स के स्टेट के पास भी सम अमाउंट ऑफ पावर है, बट एट द सेम टाइम यूनियन के पास मेजर पावर्स होती है. ठीक है, अब दस वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. फॉर एग्जांपल, अब जो नेशनल इंपॉर्टेंस के वो कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी. फॉर एग्जांपल, डिफेंस एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. सो डिफेंस एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. नेक्स्ट, एंड द स्टेट विच टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट. अब स्टेट क्या करेगा? जो स्टेट्स की पॉपुलेशन की नीड्स है वो स्टेट देख लेता है. अब देखो यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बेसिक्स है, समझ लोगे तो बहुत इजी है. देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द एरियाज़ इन विच ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अभी पावर में है. फॉर एग्जांपल, अभी बीजेपी पावर में है. ठीक है, सो जो प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जो भी लॉज बनाएंगे तो दैट इज़ गोना कम अंडर यूनियन लिस्ट. ठीक है, सो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है. द यूनियन गवर्नमेंट and make laws, union list. ठीक है, union list. Next we have the state list.
सो स्टेट लिस्ट में क्या है, द एरियाज इन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, स्टेट लिस्ट होती है जिसमें कि स्टेट की गवर्नमेंट लॉज बना सकते हो, स्टेट लिस्ट सब बहुत इजीली लिखा हुआ है। जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी वो यूनियन लिस्ट है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी वो स्टेट लिस्ट है। एंड देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, द एरियाज इन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है कैन मेक लॉज, उसको कॉन्करेंट बोलेंगे। तो कॉन्करेंट कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सभी जो है स्टेट भी और यूनियन भी बना सकता है लॉ, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस पे कि स्टेट भी अपना एक लॉ बना सकता है या फिर यूनियन भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है। बट अगर ऐसी कोई भी मतलब होती है परेशानी जिसमें कि दोनों ही लॉज बनाना चाह रहे हैं, तो हम यूनियन का देखते हैं, मतलब यूनियन का डिसीजन फाइनल होगा। इफ़ देयर इज़ अ डिसीजन दैट द स्टेट कैन टेक एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी गिवन मोर importance. So it also mentioned the sources through taxes, for example, from which the center and states can get money to carry out their responsibility. अब बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी लॉज या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो वो निभा रहे हैं, तो उसका पैसा कहाँ से आता है, वो सब कुछ काम करोगे तो पैसा तो लगेगा ना, तो उसका पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, टैक्सेस से पैसा आता है, ठीक है। देन वी हैव लेट्स सी, ओके ये बार बार क्लोज हो जाता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वेट या so yeah, this is the next topic is separation of powers. So Indian state has 3 organs, the legislature, executive and judiciary. So Indian state के पास 3 organs है, क्या क्या है, legislature, executive and judiciary, ठीक है। ये important है, याद रखना है, ये MCQ में भी आ जाता है, नहीं तो 1 word में पूछ लेंगे, ठीक है। So the legislature, parliament frames laws. तो अब ये देखो बहुत बेसिक चीज़ें लिखी हुई है कि legislature क्या करता है, legislature फ्रेम्स लॉज, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट करता है, दैट मीन्स जो लॉज बनाए हैं लेजिस्लेचर ने उन लॉज को वो इम्प्लीमेंट करवाता है, मतलब सिटीजन्स उसको फॉलो करे या फिर हमारी जो स्टेट्स हैं या कंट्री जो है फॉलो करे, सब लोग फॉलो करें उन लॉज को, तो यानी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये कौन देखता है, एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास पावर्स होती हैं ताकि वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवा सके। एंड देन वी हैव द जुडिशरी, वो इंटरप्रेट करता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। देखो इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट ने रूल्स बना दिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब किसी ने फॉलो नहीं किए वो रूल्स, तो जुडिशरी में जाएगा, ठीक है। अब जुडिशरी में जाके वो पर्सन ये बोलता है नहीं ऐसा लॉ नहीं था, या फिर ये लॉ ऐसा था, मेरे को लगा ऐसा है, ठीक है, तो वो एक्सक्यूज़ देगा बचने के लिए, ठीक है। उस पर केस चल रहा है, तो जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी कि ये लॉ कैसा था और तुमने गलती की है या नहीं की है, और फिर पनिशमेंट अगर होगी तो देगी या फाइन होगा तो देगी। तो दैट मीन्स वो उस लॉ को उस नज़रिए से इंटरप्रेट करेगी कि वो किस टाइप का लॉ है और उसका मेन मोटिव क्या है। नाउ इसमें क्या लिखा है, द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आंसर देता है लेजिस्लेचर को, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें कि नेता लोग होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड कैन क्वेश्चन देयर एक्शंस इंक्लूडिंग द पासिंग ऑफ लॉज बाय पार्लियामेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशरी जो है, ठीक है, जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेट अ मिनट, सो इसमें है जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड कैन क्वेश्चन देयर एक्शन इंक्लूडिंग द पावर। सो जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी की नहीं सुनेगी, एग्जीक्यूटिव की नहीं सुनेगी, लेजिस्लेचर की नहीं सुनेगी, वो इंटरप्रेट करेगी लॉ को अपने नज़रिए से, ठीक है। और जब अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा डिसीजन दे भी देता है जो कि जुडिशरी को पसंद ना है, वो जो है जुडिशरी उस पर डिसीजन भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल देयर हैव बीन सम केसेस, जैसे कि केशव नंदा भारती केस, वो बड़ी क्लासेस में आएंगे अगर आप आर्ट्स लोगे या फिर अगर आप लॉ कर रहे हो, बट अभी के लिए वो रेलिवेंट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंटेक्स्ट। So the powers of the state are thus divided in such a way among the 3 organs as to provide a system of checks and balances. So power को ऐसे डिवाइड किया जाता है कि checks and balances मतलब कौन क्या सही कर रहा है गलत कर रहा है इन तीनों ब्रांचेस में, ठीक है।
वो एक दूसरे चेक करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का देखेगा लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड देन जुडिशरी जो है वो तो इंडिपेंडेंट है ही, बट वो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर का भी वो देख सकती है, ठीक है, कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, जिसमें कि क्या है, वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर लिंक टुगेदर, द एग्जीक्यूटिव बीइंग आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। ये अभी हम कर चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, ठीक है, वो आंसर देगी, ठीक है, किसको? लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर बोलेगा ना हमने लॉ बनाया है तो क्या तुमने वो इम्प्लीमेंट करा? तो ये कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा, उसको लोगों में लेके आएगा ताकि लोग उसे फॉलो करें। अब ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। एग्जीक्यूटिव जो है वो लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। लोग किसको इलेक्ट करते हैं? लेजिस्लेचर को, ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट सो इन द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ यूएसए का केस डिफरेंट है, इन विच द पीपल इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। प्रेजिडेंट को जो है वो इलेक्ट करते हैं और ये सब चीज़ें यूएसए में बिल्कुल डिफरेंट केस है, ठीक है। वहाँ पे प्रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स होती है एज़ कम्पेयर टू, मतलब हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। प्रेजिडेंट को तो जस्ट लाइक यू नो ही हैज़ टू साइन समथिंग और अ लॉ, जो कि बाद में उसको साइन करना होता है, फिर वो फाइनलाइज हो जाता है। तो प्रेसिडेंट का ऐसा काम होता है, ज़्यादा कुछ मेन इंपॉर्टेंट काम नहीं है एज सच। प्राइम मिनिस्टर सारे काम देखता है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। इन इंडिया द लेजिस्लेचर हैज़ 2 हाउसेज। लेजिस्लेचर के पास 2 हाउसेज है, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड चूजन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस मीन्स एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि एवरी सिटीजन के पास एक राइट टू वोट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी सिटीजन के पास राइट टू वोट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी कोई भी चीज़ को हम देखते नहीं है, राइट टू वोट सबके पास है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सेक्स, एजुकेशन, वेल्थ। कोई अमीर गरीब, उसका जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, कुछ नहीं, सबके पास वोट है, ठीक है। अब देखो, ऑल्सो ईच सिटीजन्स वोट हैज़ द सेम वेटेज इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और स्टेटस इन सोसाइटी, कि उसका स्टेटस कैसा है वो कुछ नहीं देखा जाएगा। एक पर्सन के पास एक वोट है और वो उसको दे सकता है, हम बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हैं। ये डेमोक्रेसी है, दीज थिंग्स आर नॉट कंसीडर्ड। इन आवर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द हेड ऑफ द स्टेट, हमारे फॉर्म में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। हमारा जो हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है। तुम ये स्टेट मत सोच लेना कि हरियाणा मतलब हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़, ये सब चीज़ें नहीं है। स्टेट का मतलब कंट्री है। सो द हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द प्रेजिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल राइट्स। ये तुम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास में भी, 5th क्लास से ये सब चलता आ रहा है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये बहुत बेसिक है, मैं बता देता हूँ और आप इजीली समझ भी जाओगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग राइट्स कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन सब सिटीजन्स को देता है। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनीवन एक्सेप्ट बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? मतलब ये राइट्स जो हैं, जो हमने ये राइट्स जो दे रखे हैं, ये इनको कोई नहीं ले सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब ये राइट सिर्फ लॉ का जो प्रोसेस होगा उससे ही ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हमने डिटेन कर दिया, ठीक है, पुलिस ने डिटेन कर दिया, तो उसका राइट टू फ्रीडम अभी चला गया, बट वो डिटेन क्यों किया है, वो उसका फंडामेंटल राइट क्यों मतलब इन्फ्रिंज हो रहा है, वो उसका कोई रीज़न होगा, ठीक है। लॉफुल होना चाहिए हर चीज़। फॉर एग्जांपल, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम एंड द रेलेवेंट कोर्ट अवॉर्ड्स अ सेंटेंस। जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ है, बस इसमें कोर्ट सेंटेंस पास कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसको कन्विक्ट कर दिया गया। कन्विक्ट का मतलब सज़ा दे दी गई, ठीक है। तो कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देगा, इसको इतने साल की सज़ा है या फिर इसको लाइफ टाइम सज़ा है कि ये प्रिजन में रहेगा, ठीक है। तो अब उसका जो फंडामेंटल राइट था लिबर्टी का, कि कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, वो चला गया। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया। बट वो कैसे गया? वो हमने प्रोसेस फॉलो किया है, ठीक है। उसको गिरफ्तार किया गया, देन उसको जज के सामने लाया गया, जो भी प्रोसीजर हुआ, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया तभी उसका फंडामेंटल राइट गया है, उसने कुछ गलत काम किया। ऐसे ही हम किसी को भी नहीं डिटेन कर देते हैं, लॉकअप में नहीं डाल देते हैं या सज़ा नहीं दे देते हैं। उसके बाद है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है, अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडियन इज इक्वल इन मैटर ऑफ राइट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। सब कोई को इक्वल माना जाता है, ये बहुत बेसिक है। एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, अब डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता। किन ग्राउंड्स पे, ये ग्राउंड्स, ठीक है, ये पहले भी आ चुके हैं। सो रिलीजन, कास्ट, वेल्थ, सेक्स, लैंग्वेज एट्सेट्रा, इन पे नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम होल्डिंग अ जॉब एंड एंटर अ पब्लिक प्लेस और स्टडिंग इन एन इंस्टीट्यूशन ऑन दिस ग्राउंड। कि ऐसा नहीं है कि भाई देख तुम गरीब हो या तुम ऐसे हो तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट इट। बट तो ये कहना चाह रहा है इक्वालिटी हर जगह देखी जाती है, ठीक है। ऑल्दो दीज आर सम आइडियल थिंग्स, ठीक है, ये आइडियल है, ज़रूरी नहीं है सोसाइटी में ये चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है। हाँ, अप टू सम एक्सटेंट ये फॉलो हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है उतनी अच्छे से एकदम आइडियली फॉलो होंगी। अब द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ बैंड, है ना। द यूजेस ऑफ टाइटल्स लाइक राय बहादुर इज़ बैन, इवन टाइटल्स एच भारत रत्न दैट आर अवॉर्डेड बाय द स्टेट फॉर द नेशन कैन नॉट बी यूज बिफोर वंस नेम, ठीक है। तो जो टाइटल्स होते हैं वो भी बैंड है, ठीक है। जैसे कि किसी को भारत रत्न मिला है तो हम ये नहीं बोलेंगे उसके नाम के आगे भारत रत्न लगा के, ठीक है। इट्स जस्ट दैट उसको मिला है तो ठीक है, ही इज़ बीइंग अवॉर्डेड, बट ही कैन नॉट यूज दैट टाइटल इन हिज नेम। Now we have the right of equality does not mean that the state cannot make special concessions for the weaker section of ye. The state has made special provision for women and the disabled and elderly people, for example. तो जो है स्टेट जो है डिफरेंट स्कीम्स भी लेके आते हैं ना फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, है ना। सो इस बारे में ये बता रहा है कि वो जो पुअर पीपल है उनके लिए स्कीम्स ला सकता है, बट दिस डज नॉट मीन दैट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको स्पेशल कंसेशंस मिलते हैं स्टेट की तरफ से, बस स्कीम्स होती है, ठीक है। राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम अदर देन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम भी होता है। इसमें क्या क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोल सकते हो कुछ भी अनटिल एंड अनलेस वो किसी को हर्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बस अपनी फ्रीडम इतनी है कि किसी को हर्ट ना करे तो कुछ भी बोल सकते हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो ये पीसफुली असेंबल होना, ठीक है। और विदाउट आर्म्स का मतलब है बिना वेपन्स के, हथियारों के। आर्म्स का मतलब बंदूक होता है, ऐसा कोई हाथ वाला आर्म नहीं है, ये बंदूक होता है। नाउ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मतलब एक जगह एसोसिएशन और यूनियन भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ ग्रुप बना के एक एसोसिएशन बना लिया या यूनियन बना लिया कि एक स्पेसिफिक काम हम करेंगे या फिर ऐसा टाइप से, ठीक है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, कहीं भी जा सकते हो, देर इज़ नो बैन ऑन दैट, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई चीज़ या फिर जैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन था वो अलग चीज़ हो जाती है, बट वैसे तुम्हें फ्रीडम होता है, ठीक है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, जो भी तुम प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हो वो तुम फॉलो कर सकते हो, कोई भी इसमें लिमिट नहीं लगेगी। हाउएवर देर आर सर्टेन कंडीशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट मीन दैट वी कैन से और राइट थिंग्स दैट आर हार्मफुल टू अदर्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दूसरों को अगर वो हर्ट करती है चीज़ें तो यू कैन नॉट से देम और यू कैन नॉट स्पीक अबाउट समवन और डिफेम देम, ठीक है। तो तुम गलत चीज़ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर वो फैक्ट है और वो गलत है तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते विदाउट फैक्ट्स और वैसे ही किसी के बारे में गलत बोल रहे हो। देन वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है, कोई भी रिलीजन को कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। सो एवरी कल्चर ग्रुप इज़ अ लिबर्टी टू के मेजर टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स ट्रेडिशन। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे जो मुस्लिम लोग होते हैं यहाँ पे तो मदरसे होते हैं, तो मदरसाज में क्या होता है, वहाँ पे पढ़ाई होती है इनकी, तो उनके पास राइट है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और अपने रिलीजियस टीचिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर एक राइट हो जाता है, ठीक है। माइनॉरिटी ग्रुप हैव द राइट टू सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो लोग सेट अप कर सकते हैं, उनके पास ये राइट होता है, ठीक है। सो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या है,
टू एक्सप्लॉइट मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ, किसी का फ़ायदा उठाना. द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सीक्स टू प्रोटेक्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड. कोई किसी का फ़ायदा ना उठाए, स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन या वीकर सेक्शन का कोई फ़ायदा ना उठाए. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन. चाइल्ड लेबर का बारे में तो सुना ही होगा. तो ये कह रहा है अंडर 14 जो है वो इलीगल है, किसी से ऐसे काम नहीं करवा सकते हो. बट देन अगेन इंडिया में ये सब होता है एंड यू नो ये सब आइडियल चीज़ें हैं फिर से, है ना. मतलब काफ़ी एक्सटेंट तक कम भी हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक ये बिल्कुल ही बंद हो चुका है, ठीक है. चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट. सो ओके, द लेटर नॉन एज बॉन्डेड लेबर या बेगारी क्या है ये. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन अंडर 14 इन एनी जॉब एंड टू मेक पीपल वर्क विदाउट वेजेस. ये जो पीपल वर्क विदाउट वेजेस, बिना वेज दिए, बिना मतलब दिहाड़ी दिए उनको, ठीक है, उनसे अगर काम करवाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, ज़बरदस्ती की लेबर, ठीक है. वो बैन है, वो नहीं होती है. चलो ये चीज़ तो अभी नहीं भी होती है. अच्छा, नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू अपील टू कोर्ट इफ़ ही और शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स बाय एनीवन. अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट, जो कि अभी मैंने बताई इतने सारे राइट्स, ठीक है, कोई भी इन्फ्रिंज हो रहा है, कोई भी किसी ने वायलेट किया है, ठीक है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखो मेरा ये फंडामेंटल राइट था और इसने उसको इन्फ्रिंज किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लिबर्टी का राइट है, राइट टू लिबर्टी, और किसी ने मेरे को एक कमरे में लॉक कर दिया, ठीक है, 2-3 दिन कर दिया और नहीं निकाला, देन अगेन मैं निकल के आया हूँ तो आई कैन सू हिम कि उसने मेरे पर केस, मतलब उसने मेरे साथ ऐसा किया था और मेरा फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी जो इन्फ्रिंज हुआ है. नाउ द कोर्ट हैज़ टू गिव मी सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस. तो उसके बाद आता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे जो चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 के पास राइट होता है टू रिसीव प्राइमरी एजुकेशन. ये लॉ कब आया था? अभी रिसेंटली आया है. रिसेंटली का मतलब 2009 में आया है, तभी से नहीं है जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है. सो ये राइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन. नाउ वी आर गोइंग ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये क्या है? So everything that a new nation aspires cannot be achieved at once, primarily because लैक ऑफ रिसोर्सेज. जो एक नया नेशन अभी बना है और वो जो अचीव करना चाहेगा वो एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा, उसको जो है टाइम लगता है. वो बिकॉज क्यों लगता है? लैक ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं होते ना कि ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, ठीक है. सबका यही होता है. फॉर एग्जांपल, तुम्हारी नई जॉब लगी है तो ऐसा थोड़ी ना तुम पहली सैलरी पे ही पूरे घर को भर दो कि टीवी भी ले आए, फ्रिज भी ले आए, एसी भी ले आए. यू हैव टू इम्प्रूव ग्रेजुअली और तुम्हारा प्रमोशन भी उस हिसाब से होता है, तो तुम फिर अपना कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें लाते हो, ठीक है, तो रिसोर्सेज के हिसाब से. सो दिस वाज द केस इन इंडिया टू. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सम गाइडलाइंस गोल्स इन द फ्यूचर. अब जो उन्होंने ना फ्यूचर के लिए गोल्स बनाए, किसने? जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने बनाए, ठीक है. और इनको हमने क्या बोल दिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारी गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए या फिर जिनके ऊपर पॉलिसीज़ बननी चाहिए और वो सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल होगा. मैनी ऑफ दीज प्रिंसिपल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लॉज ओवर द ईयर्स. ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हैं और जो कि इम्प्लीमेंट भी हुए ओवर द ईयर. फॉर एग्जांपल के लिए, लॉज हैव बीन पास्ड ऑन द राइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो भी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एजुकेशन का लॉ होता है, ठीक है. ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए भी लॉज निकल चुके हैं, ठीक है. सो ये चीज़. एंड ऑन क्या लिखा है नेक्स्ट, वेट, ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट. मतलब मॉन्यूमेंट क्या होते हैं? बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे ताजमहल हो गया या फिर ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है. तो ये हेरिटेज है इंडिया का, इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज हैं. वंस अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बिकम्स अ लॉ, इट कैन बी एनफोर्स बाय अ कोर्ट. जब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल लॉ बन जाता है, दैट मीन्स अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो वो सिर्फ एक गाइडलाइन है कि देखो भाई ऐसे इसको फॉलो करो. फॉर एग्जांपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक ही लॉ होगा, ठीक है, कॉमन लॉ होगा, जिससे सबको व्हाट डू वी कॉल, जिसकी जुरिस्डिक्शन हर जगह होगी, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैरिज का लॉ निकलता है तो अगर निकला कि एक ही शादी कर सकते हो और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, ठीक है. सो
एक ही शादी सब करेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तो फिर ये चीज़ आनी ज़रूरी है। और ये चीज़ लिखी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ठीक है। अब लिखी भी नहीं, एज इन कोर्ट ने बोला हुआ है दैट यू हैव टू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट अभी वो लॉ नहीं बना है, ठीक है। तो लॉ नहीं बना है तो वो इन्फोर्स नहीं हो सकता कोर्ट में। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोना रीड इफ़ यू आर टेकिंग आर्ट्स इन फर्दर क्लासेस 11th वगैरह में, तो तब ये आएगी डिटेल में। तो इतना ज़्यादा इनके अंदर घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जो सामने है वो पढ़ो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है नेक्स्ट। दीज ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड हुई? 42nd अमेंडमेंट में। मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ सुधार किया जा रहा हो, ठीक है, किसी चीज़ में, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। किसी कानून में कोई, किसी लॉ में कोई सुधार आ रहा हो, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, शोध करना, ठीक है, संशोधन बोलते हैं आई थिंक। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है ड्यूटीज़? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, कि जो हमारे स्ट्रगल के लिए, अब मतलब फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल्स हुए थे उसके आइडियाज़ जो थे, ठीक है, उनको चैरिश करो, उनको सराहो कि अच्छा हमने इस टाइप से फ्रीडम पाई थी, इतना हमने स्ट्रगल भी किया है उसके लिए, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करो। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी एंड यूनिटी ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारी सोवर्निटी को एंड यूनिटी को एंड इंटेग्रिटी को ऑफ इंडिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। सोवर्निटी क्या? जो खुद से एक पावर होती है कि इंडिया के पास खुद की पावर्स है अपने डिसीजन लेने की, कोई दूसरी कंट्री थोड़ी ना यहाँ पे दखल करती है कि तुम ये डिसीजन लो या ये मत लो, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड सोवर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। नाउ टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, जब नेशनल सर्विस की बात आए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी भी हो सकती है। अगर तुम्हें डिफेंड करना है कंट्री को, आर्मी में अगर ज़रूरत है, तो तुमको मतलब सोचना चाहिए दैट यू आर गोना सर्व द नेशन, ठीक है। सो दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर आता है ये, तुम्हें ये करना चाहिए। दीज आर नॉट एनफोर्सेबल और सम सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। अब क्या है? टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस, हारमोनी, भाईचारा, और ये सब ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। भाईचारा प्रमोट करो और ब्रदरहुड, है ना। हारमोनी मतलब एकता। नाउ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हर एक स्टेट का या हर एक डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का अलग कल्चर होता है, उसको प्रिजर्व करो, उसको बचा के रखो, उसको आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करो। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, बहुत बेसिक चीज़ है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, अगर वो लॉ है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि बहुत इजी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेट है, नेशनल एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, नेशन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। माइनॉरिटी क्या होती है, सोवरन क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब चीज़ें मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज़ द थर्ड वीडियो एंड या सो दिस इज़ द समरी, ये भी तुम्हें पढ़नी चाहिए। और आई वुड से तुम्हें ना पहले चैप्टर पढ़ने से पहले समरी को पढ़ना चाहिए, सो दैट तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिख जाएंगे इसमें, फिर जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो तुम फेमिलियर हो जाओगे। नाउ इफ़ यू वांट टू सी द एक्सरसाइज, ये किसी स्टूडेंट की बुक से मैंने पिक्स लिए थे, तो वो है ये, इट्स नॉट, मैंने नहीं किया है ये। सो ये आंसर अगर तुम्हें चाहिए इसके तो तुम देख सकते हो। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके यू कैन टिक द आंसर्स, ओके। yeah, so these are the answers, okay। so yeah, that's it for the video। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो you can share it with your other फ्रेंड्स, जो कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड या इट्स नॉट लाइक ये यूट्यूब मैंने ऐसे शुरू नहीं किया था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, इट वॉज जस्ट इन द अर्जेंसी। एक ट्यूशन पे मेरा एक स्टूडेंट है, उसके लिए मैंने ये वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी, बट देन अगेन व्यूज़ आ रहे हैं तो स्टूडेंट आर ऑल्सो आस्किंग मी टू मेक दीज वीडियोज़, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ, किसी की हेल्प हो जाएगी। अभी टीचर्स एज सच अवेलेबल भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में उतना समझ भी नहीं आता है, बिकॉज टीचर को उतनी स्पीड से चलना पड़ता है, सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई और चैप्टर पे या फिर कोई और बुक के किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द वीडियोज़।